नमस्कार साथियों, मैं अतुल भारत और आपके सामने जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि हम आज कक्षा 9 की जो इतिहास की पाठ्यपुस्तक है भारत और समकालीन विश्व, उसका फ्रांस में राजतंत्र का उन्मूलन और गणतंत्र की स्थापना, ये इसका भाग 3 है। इसकी हम बात करेंगे, इसके बारे में हम पढ़ेंगे, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट एक चैप्टर है। और इस चैप्टर का इस भाग में हमें पता है कि इससे पहले लुई सोल्वे का कैसे अंत हुआ, किस प्रकार से अकाल, गरीबी, भुखमरी और ज़मींदारों के द्वारा, उच्च वर्ग के द्वारा गरीबों का शोषण किस प्रकार से हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप आप क्या कहते हैं, फ्रांस के अंदर क्रांति जन्मी। और उसके बाद ही किस प्रकार से उन्मूलन का अर्थ होता है किसी चीज़ का समाप्त होना। तो फ्रांस में राजतंत्र का उन्मूलन, राजतंत्र को ख़त्म होने की बात की गई है और गणतंत्र की स्थापना की बात की गई है। तो हम इस चैप्टर को शुरू करते हैं, चैप्टर के इस भाग को शुरू करते हैं। फ्रांस की स्थिति आने वाले वर्षों में भी तनावपूर्ण बनी रही। यद्यपि लुई सोलवा संविधान पर हस्ताक्षर कर दिए थे, परंतु प्रशा के राजा से उसकी गुप्त वार्ता भी चल रही थी। फ्रांस की घटनाओं से अन्य पड़ोसी देशों के शासक भी चिंतित थे। इसलिए 1789 की गर्मियों के बाद होने वाली ऐसी घटनाओं को नियंत्रित करने के लिए नए शासकों ने सेना भेजने की योजना बना ली थी। लेकिन जब तक इस योजना पर अमल होता, अप्रैल 1972 में नेशनल असेंबली ने प्रशा एवं ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा का प्रस्ताव पारित कर दिया। प्रांतों से हजारों स्वयंसेवी सेना में भर्ती होने के लिए जमा होने लगे। उन्होंने इस युद्ध को यूरोपीय राजा एवं कुलीनों के विरुद्ध जनता की जंग के रूप में लिया, जो बार बार संघर्ष का कारण बनता है। अमीरी और गरीबी की, जो मजदूर वर्ग है जो कि हमेशा शोषित होते हैं, और शोषण करने वाले जो शोषक होते हैं वह लोग अमीर वर्ग के लोग होते हैं। तभी आपको पता साम्यवाद की भी इसी प्रकार से उत्पत्ति हुई। तो जब जब हम इस चीज़ को पढ़ते हैं हमें समझ में आता है कि किस प्रकार से विरोध सामने आता है। अब उनके होठों पर देशभक्ति के जो तराने थे, उनमें कवि रॉजेट दी लाइल द्वारा रचित मार्सिले भी था। यह गीत पहली बार मार्सिलेस के स्वयंसेवियों ने पेरिस की ओर कूच करते हुए गाया था। इसलिए इस गाने का नाम मार्सिले हो गया, जो फ्रांस का राष्ट्रगान है। तो आपको याद रखना है, मार्सिले फ्रांस का राष्ट्रगान है। और ये उस समय के स्वयंसेवी थे जो सेना में थे, या जिन्होंने हमारे जो क्रांतिकारी कहते हैं उन्होंने अपनी आज़ादी के लिए युद्ध किया या लड़ाई लड़ी, इस प्रकार से उन्होंने देश के लिए जंग लड़ी। क्रांतिकारी युद्धों से जनता को भारी क्षति एवं आर्थिक कठिनाइयाँ झेलनी पड़ी। पुरुषों के मोर्चे पर चले जाने के बाद घर परिवार और रोजी रोटी की जिम्मेवारी औरतों के कंधों पर आ पड़ी। देश की आबादी के एक बड़े हिस्से को ऐसा लगता था कि क्रांति के सिलसिले को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है, क्योंकि 1791 1791 के संविधान से सिर्फ अमीरों को ही राजनीतिक अधिकार प्राप्त हुए थे। जैसा आपको पता है, लोग राजनीतिक क्लबों में अड्डे जमाकर सरकारी नीतियों और अपनी कार्य योजनाओं पर बहस करते थे। इनमें से जैकोबिन क्लब सबसे सफल था, जिसका नाम पेरिस के भूतपूर्व कॉन्वेंट ऑफ सेंट जेकब के नाम पर पड़ा, जो अब इस राजनीतिक समूह का अड्डा बन गया था। इस पूरी अवधि में महिलाएं भी सक्रिय थी और उन्होंने भी अपने क्लब बना लिए। इस अध्याय के खंड 4 में आप उनकी गतिविधियों एवं मांगों के बारे में जानेंगे जानेंगे। जैकोबिन क्लब के सदस्य मुख्यतः समाज के कम समृद्ध हिस्से से आते थे। इनमें छोटे दुकानदार और कारीगर, जैसे जूता बनाने वाले, पेस्ट्री बनाने वाले, घड़ी साज जो घड़ी को ठीक करते हैं, छपाई करने वाले,
प्रिंटिंग प्रेस वाले जैसे जिन्हें आप कह सकते हैं, वह नौकरी व दिहाड़ी मजदूर शामिल थे, जो नौकरी करते थे या डेली दिहाड़ी पे काम करते थे। उनका नेता मैक्समिलियन रोबेस्फियर था। जैकोबिन के एक बड़े वर्ग ने गोदी कामगारों की तरह धारीदार लंबी पतलून पहनने का निर्णय किया। ऐसा उन्होंने समाज में फैशन परस्त वर्ग, खासतौर से घुटने तक पहने जाने वाले ब्रीचेस, घुटन्ना पहनने वाले कुलीनों से खुद को अलग करने के लिए किया। ये ब्रीचेस पहनने वाले कुलीनों की सत्ता समाप्ति के ऐलान का उनका तरीका था। नए शब्द कॉन्वेंट की बात हो रही है। धार्मिक जीवन को समर्पित समूह की इमारत। आप ये देखिए, भारत में भी असहयोग आंदोलन हुआ था और हम लोगों ने क्या किया था? हम लोगों ने विदेशी कपड़ों की होली चलाई थी। यहाँ पर जो संघर्ष है वो वहाँ के ही लोगों के बीच में है और उनका विरोध करने का प्रदर्शन जो तरीका है वह बिल्कुल अलग है। उन्होंने क्या किया? उन्होंने जो बाकी लोग कपड़े पहनते थे उससे डिफरेंट कपड़े बनाए ताकि उनको ये पता लगे कि हम आपसे अलग हैं और हमारे को मानने वाले लोग आपसे ज़्यादा हैं। नानीन वाले लिबर्टी, स्वतंत्रता, यह किसी महिला कलाकार द्वारा रचित दुर्लभ चित्रों में से एक है। क्रांतिकारी घटना के बाद महिलाओं के लिए संभव हो गया कि वह स्थापित चित्रकारों के साथ प्रशिक्षण प्राप्त कर सके और हर 2 साल में लगने वाली सैलॉन नामक नुमाइश में अपने चित्रों को प्रदर्शित कर सके। ये तस्वीर स्वतंत्रता का नारी रूपक है, अर्थात नारी आकृति स्वतंत्रता का प्रतीक है। यहाँ पे आप ये फोटोग्राफ देख सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हम लोग। यहाँ पे 100 कुलात बिना ब्रेचेस वाले दंपत्ति, ठीक है, ये भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। जो घुटन्ना मतलब धारीदारी पैंट की बात जो हमने की थी, इसलिए जैकोबिन को 100 कुलात के नाम से जाना गया, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है बिना घुटनने वाले। 100 कुलात पुरुष लाल रंग की टोपी भी पहनते थे, जो कि स्वतंत्रता का प्रतीक थी, लेकिन महिलाओं को ऐसा करने की अनुमति नहीं थी। सन 1792, देखिए अभी सब कुछ वहीं आसपास हो रहा है। 1789 में जो सरकार थी, जो लुई सोलवा थी, उसको वो गिर गई और क्रांति हो गई। उसके बाद में 1791 में इस प्रकार से क्लब बने, 1792 में इस प्रकार से घटना हुई। तो अभी 3-4 साल के भीतर ही सारे काम हो रहे हैं। यहाँ पे गर्मियों में जैकोबिन ने खाद्य पदार्थों की महंगाई एवं अभाव से नाराज पेरिस वासियों को लेकर एक विशाल हिंसक विद्रोह की योजना बनाई। 10 अगस्त की सुबह उन्होंने ट्यूलेरिया के महल पर धावा बोल दिया, राजा के रक्षकों को मार डाला और खुद राजा के कई घंटों तक बंधक बनाए रखे। अर्थात क्या किया? अब ये जो महंगाई थी, अभाव था, जिससे पहले भी जो आपके सामने आपको पता है कि फ्रांसीसी क्रांति की जो शुरुआत हुई थी वो इसी प्रकार से हुई थी। और आपने देखा कि 1792 गर्मियों में जैकोबिन ने खाद्य पदार्थों की महंगाई एवं अभाव से नाराज पेरिस वासियों को लेकर एक विशाल हिंसक विद्रोह भी किया। जैकोबिन क्लब जो भी आपको थोड़ी देर पहले मैंने बताया भी, और उन्होंने 10 अगस्त की सुबह ट्यूलेरिया के महल पर धावा बोल दिया, जहाँ पर राजा के रक्षकों को मार डाला और राजा को घंटों तक बंदी बनाए रखा। बाद में असेंबली ने शाही परिवार को जेल में डाल देने का प्रस्ताव पारित किया। नए चुनाव कराए गए 21 वर्ष से अधिक उम्र वाले सभी पुरुषों, चाहे उनके पास संपत्ति हो या नहीं हो, को मतदान का अधिकार दिया गया। नवनिर्वाचित मतलब जो नई नई चुनी गई सरकार थी, असेंबली को कन्वेंशन का नाम दिया गया। 21 सितंबर 1792 को इसने राजतंत्र का अंत कर दिया।
अर्थात 21 सितंबर, जबकि हमको पता है 21 सितंबर को इक्वेटर होता है, इक्वेलिस होता है, मतलब इक्वेटर पे ही सूर्य की किरणें होती है, तो दिन और रात बराबर होते हैं दोनों ही गोलार्धों में, दोनों ही हेमिस्फेयर में। उत्तरी गोलार्ध दक्षिणी गोलार्ध में दिन और रात का समय बराबर होता है, पूरे 12-12 घंटे की होती है। तो उसी दिन 1792 को उसने राजतंत्र का अंत कर दिया फ्रांस के अंदर, और फ्रांस को एक गणतंत्र घोषित कर दिया। जैसे कि आप जानते हैं, गणतंत्र सरकार का वह रूप है जहाँ सरकार एवं उसके प्रमुख का चुनाव जनता करती है। ये वंशानुगत राजशाही नहीं है। आप कुछ अन्य गणतांत्रिक देशों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए कोशिश करें और देखें कि वह कब और कैसे गणतंत्र बने। भारत है, भारत गणतंत्र है या राजतंत्र है? कमेंट में लिखिए, बताइए। आगे हम चलते हैं। लुई 16वें को न्यायालय द्वारा देशद्रोह के आरोप में मौत की सजा सुना दी गई। 21 जनवरी 1793 को प्लेस डी लॉ कॉनकॉर्ड में उसे सार्वजनिक रूप से फांसी दे दी गई। जल्दी ही रानी मेरी एंतोनेत का भी वही हास्य हुआ। देशद्रोह क्या है? और देशद्रोह इतना बड़ा अपराध है कि उसके लिए क्या किया गया? जेल, फांसी, इतनी बड़ी सज़ा दी गई। देशद्रोह अपने देश के साथ में विश्वासघात है, अपने देश को धोखा देना है, अपनी सरकार को, अपने देश या सरकार से विश्वासघात करना देशद्रोह कहलाता है। ये हम नए शब्द में पढ़ रहे हैं। और इसकी आपने देखा कि लुई 16वां को जो था उसकी सज़ा मिली और न्यायालय ने उसको मौत की सज़ा सुनाई। 3.1 आतंक राज की बात है। तो इसको मैं शुरू करने से पहले थोड़ा आपको बताऊं कि अभी वीडियो जारी रहेगी कि आप लोगों को पढ़ाई के साथ साथ में अपने शरीर का विशेष ध्यान देना है, क्योंकि मैं भी रनिंग करता हूँ, मैराथन अटेंड करता हूँ, जाता हूँ मैराथन में, और अभी भी नेशनल लेवल पे गेम्स में पार्टिसिपेट करता हूँ। आप लोग देखते भी रहते होंगे बहुत सारी वीडियोस के बारे में। आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि हेल्थ इज़ वेल्थ का अर्थ सिर्फ ये नहीं है कि एक ये सेंटेंस है। अच्छे स्वास्थ्य से ही आप एक अच्छे व्यक्ति बन पाएंगे। अब आप समझिए कि अगर आपके सर में दर्द हो रहा है, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, तो क्या आप पढ़ पाएंगे? क्या आप अभी ये वीडियो देख पाएंगे? क्या आप अपने होमवर्क को कर पाएंगे? या कल जो आपका यूनिट टेस्ट है या एग्ज़ाम है उसकी तैयारी कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं। आप खुद जानते हैं इस बात को। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप मेंटली एंड फिज़िकली फ़िट रहें। फिज़िकली फ़िटनेस तो आप इधर उधर दौड़ भाग करके कर लेते हैं, खेल लेते हैं, बैट बॉल खेल लिया, बैडमिंटन खेल लिया, कुछ भी आप लोग गेम्स खेल लेते हैं, हॉकी खेल ली, फुटबॉल खेल लिया, कुछ भी, कबड्डी, खो खो। लेकिन आप अपने मेंटल पीस के लिए क्या कर रहे हैं? अपनी मेंटल फिटनेस के लिए क्या कर रहे हैं? क्या आप में से कोई मेडिटेशन करता है? मुझे पता है कि बहुत सारे लोग मेडिटेशन करते हैं, और आप सब हमारे जो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियोस लिंक्स भेजते हैं, यूट्यूब पे लिंक्स भेजते हैं, वो भी आप अटेंड करते हैं। और सहज योगा मेडिटेशन के द्वारा आप सहज योगा मेडिटेशन, सहज योगा SAHAJAYOGA, सहज योगा, आप ये मेडिटेशन यूट्यूब पे डालिए और आप अपनी एज ग्रुप के हिसाब से आपको इसके बारे में बताया जाएगा। आप प्रैक्टिस कीजिए और आप देखेंगे कि आपकी पढ़ाई इतनी अच्छी हो जाएगी, क्योंकि आप जब मेंटली पीस आपके अंदर आएगा और आपके अंदर जब अटेंशन, जो आपका मेंटली अटेंशन जब स्टेबल हो जाएगा, तब आप जो भी पढ़ेंगे वो एक ही बार में आप याद कर पाएंगे। तो सहयोग मेडिटेशन आप सब लोग कीजिए। इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम लिंक भी डाल देंगे, और ऊपर भी आप देख सकते हैं, प्ले कार्ड में भी आ रहा होगा। साथ ही
हम इसके बारे में आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, लेकिन अब हम आगे चलते हैं। 3.1 में आतंक राज की बात की गई है। सन 1793 से 1794 तक के काल को आतंक का युग कहा जाता है। रोबेस्पियर ने नियंत्रण एवं दंड की सख्त नीति अपनाई। उसके हिसाब से गणतंत्र के जो भी शत्रु थे, कुलीन एवं पादरी, अन्य राजनीतिक दलों के सदस्य, उसकी कार्यशैली से असहमति रखने वाली पार्टी सदस्य, उन सभी को गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया गया और एक क्रांतिकारी न्यायालय द्वारा उन पर मुकदमा चलाया गया। यदि न्यायालय उन्हें दोषी पाता तो गिलोटिन पर चढ़ाकर उनका सिर कलम कर दिया जाता था। गिलोटिन दो खंभों के बीच लटकते आरे वाली मशीन था, जिस पर रखकर अपराधी के सर धड़ से अलग कर दिए जाते थे। इस मशीन का नाम इसके आविष्कारक डॉक्टर गिलोटिन के नाम पर पड़ा। देखिए, रोबेस्पियर सरकार ने कानून बनाकर मजदूरी एवं कीमतों की अधिकतम सीमा तय कर दी। मतलब जो सरकार थी, इसने एक नियम बना दिया कि भाई इससे ज़्यादा आप कीमत नहीं ले सकते, ठीक है। और मज़दूर जो है उसको आपको इतनी कीमत देनी पड़ेगी। गोश्त मतलब जो चिकन वगैरह होता है उस पर, और पाव रोटी ब्रेड की राशनिंग कर दी गई। किसानों के अपना अनाज शहर में ले जाकर किसानों को अपना अनाज शहर में ले जाकर सरकार द्वारा तय कीमत पर बेचने के लिए बाध्य किया गया। अपेक्षाकृत महंगे सफ़ेद आटे के इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई। सभी नागरिकों के लिए साबुत गेहूं से बनी और बराबरी का प्रतीक माने जाने वाली समता रोटी खाना अनिवार्य कर दिया गया। बोलचाल और संबोधन में भी बराबरी का आचार व्यवहार लागू करने की कोशिश की गई। परंपरागत मॉन्सियोर महाशय एवं मदाम महोदया मतलब सर एंड मैडम के स्थान पर अब सभी फ्रांसीसी पुरुषों एवं महिलाओं को सितोयेन नागरिक एवं सितोयन नागरिका नाम से संबोधित किया जाने लगा। चर्चों को बंद कर दिया गया और उनके भवनों को बैरेक या दफ्तर बना दिया गया। रोबेस्पियर ने अपनी नीतियों को इतनी सख्ती से लागू किया कि उसके समर्थक भी त्राही त्राही करने लगे। अंततः जुलाई 1794 में न्यायालय द्वारा उसे दोषी ठहराया गया और गिरफ्तार करके अगले दिन उसे गिलोटिन पर चढ़ा दिया गया। बताइए, रोबेस्पियर को भी क्या किया गया? फांसी दे दी गई या गिलोटिन के द्वारा से उसका सर कलम कर दिया गया। मतलब अभी समाज इसके लिए तैयार नहीं था। जिस प्रकार से सख्ताई थी उसके लिए तैयार नहीं था, और वो सख्ताई ने रोबेस्पियर को क्या बना दिया? निरंकुश बना दिया। एक तरीके से उसके ऊपर कोई लगाम कसने वाला नहीं था, और फिर से न्यायालय ने वही काम किया। स्वतंत्रता लिबर्टी क्या है? बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको हम पढ़ सकते हैं। दो परस्पर विरोधी विचारधारा। क्रांतिकारी पत्रकार कैमिल डेसमोलिन्स ने सन 1973 में लिखा, इसके कुछ ही दिनों बाद आतंक राज के दौरान उसे फांसी दे दी गई। कुछ लोगों का मानना है कि स्वतंत्रता एक शिशु के समान है जिसे परिपक्व होने तक अनुशासन की अवस्था से गुजरना आवश्यक है, पर सत्य कुछ और है। स्वतंत्रता सुख शांति है, विवेक है, समानता एवं न्याय, और यह अधिकारों का घोषणा पत्र है। आप शायद अपने सभी दुश्मनों का सर काट देना चाहते हैं। क्या इससे बड़ी मूर्खता हो सकती है? क्या किसी एक व्यक्ति को उसके
दसियों सगे संबंधियों को दुश्मनाए बिना फांसी तख्ते तक लाना संभव है। 7 फरवरी 794 को रोबेस्पियर ने कन्वेंशन में भाषण दिया, जो ला मोनितेयर यूनिवर्सल अखबार में छपा। उसी भाषण का एक अंश लोकतंत्र की स्थापित और सुदृढ़ करने के लिए संविधान सम्मत शांतिपूर्ण सम्मान के लिए हमें सबसे पहले अत्याचारी निरंकुशता के विरुद्ध स्वतंत्रता की लड़ाई को अंतिम परिणति तक पहुंचाना होगा। गणतंत्र के घरेलू एवं भारी दुश्मनों का विनाश करना आवश्यक है, अन्यथा हम खुद नष्ट हो जाएंगे। क्रांति के दौर में लोकतांत्रिक सरकार आतंक का सहारा ले सकती है। आतंक बस कठोर, तुरंत और अनम्य न्याय है, जिसका प्रयोग पितृभूमि की अत्यावश्यक जरूरतों को पूरा करने के लिए किया ही जाएगा। आतंक के जरिए स्वतंत्रता के दुश्मन पर अंकुश लगाना गणतंत्र के संस्थापक का अधिकार है। अर्थात आतंक के जरिए अगर आप स्वतंत्रता लेना चाहते हैं तो उस पे अंकुश लगाना ही लोकतंत्र का अधिकार भी है। एक क्रियाकलाप है, डेसमोलिन्स और रोबेस्पियर के विचारों की तुलना करें। राजशक्ति के प्रयोग से दोनों का क्या तात्पर्य है? निरंकुशता के विरुद्ध स्वतंत्रता की लड़ाई से रोबेस्पियर का क्या मतलब है? डेसमोलिन्स स्वतंत्रता को कैसे देखता है? क्या एक बार फिर स्रोत न देखें। व्यक्तिगत अधिकारों के बारे में संविधान में कौन से प्रावधान थे? इस विषय पर अपनी कक्षा में चर्चा करें। और ये डायरेक्टरी शासित फ्रांस, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं साथियों, ताकि ज़्यादा वीडियो लंबी ना हो और आप थोड़ा सा देख सकें। और नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ज़रूर कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स मिलेंगे। इसी की वीडियो की 2 आगे की जो वीडियोज़ है वो मिलेंगी। सहयोग मेडिटेशन की लिंक्स मिलेंगे, आप फॉलो कीजिए, ज़रूर आपका भविष्य बहुत अच्छा होगा। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। जल्दी मिलेंगे।